हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाज के बारे में। समाज क्या है, जो हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यूपी टेट, सी टेट या अन्य कोई भी प्रिपरेशन वाले एग्ज़ाम हैं जो कि अध्ययन के आधार पर आधारित हैं। और उसमें जो हिंदी ग्रामर जहाँ भी पूछा जाता है प्यारे, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि समास न पूछा जाए। समास जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। समास को पहचाना कैसे जाता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास में किसे पूर्व पद, किसे उत्तर पद, किसे मुख्य पद, किसे गौड़ पद, क्या क्या होता है समास के बारे में, उसका संक्षेपीकरण क्या होता है, उसका समास विग्रह क्या होता है, सभी पॉइंट को कवर करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा दोस्तों कि जिससे आप अनभिज्ञ रह जाएंगे, परिचित नहीं होंगे, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी ऐसे पॉइंट को न हम छोड़ेंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं समास के बारे में बात करेंगे। समास के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि समास का अर्थ क्या होता है प्यारे। समास का अर्थ बात करेंगे हम लोग समास के अर्थ के बारे में कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले परिभाषा आप देखिए। होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है जिसका एक कोई निश्चित अर्थ निकले। क्या हो दोस्तों? सार्थक का मतलब एक निश्चित अर्थ निकले, इसे हम समास कहते हैं। और इस विधि से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। एक देखिए, रसोई घर, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है और ये है समास। रसोई घर, रसोई घर में कोई ना कोई समास है। कौन सा समास है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रसोई घर। अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक ना। तो रसोई के लिए घर, एक शब्द सुनिएगा, रसोई के लिए घर जो होगा उसे हम रसोई घर बोलेंगे। समझिएगा एक मिनट के लिए। तो जो रसोई के लिए घर होगा वही समस्त पद न होके वह रसोई घर होगा। याद रखिएगा, रसोई घर क्या होगा? समस्त पद होगा। और समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? रसोई के लिए घर। इसे ही हम समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं और दोनों पद मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। समास का अर्थ पूछ देता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछे हुए पॉइंट है प्यारे, तो इसको आप लोग याद रखिए कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है, ये भी पॉइंट याद रखिए कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास का विलोम शब्द व्यास होता है। ये कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इसका अध्ययन किया है और इसको मैंने फेस किया है, मैंने इसको देखा है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे? व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। समास विग्रह क्या होता है? तो समास को जब उसके अर्थ में हम तोड़ देते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिएगा, रसोई घर एक समास है और जब इसे विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो ये समास विग्रह हो जाएगा। राइट बात। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। अगर कहीं आपको 4 लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसे भयभीत न होइएगा, क्योंकि मुख्य रूप से समास के भेद 4 होते हैं, ठीक ना। लेकिन इसके उपभेद होते हैं। किसके उपभेद होते हैं? तत्पुरुष के। तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। लेकिन बुकों में ऐसा न देके डायरेक्ट दे देता है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है द्वंद्व समास, और एक होता है बहुब्रीहि समास, और एक होता है प्यारे कर्मधारय समास, और एक होता है द्विगु समास। सभी समास को कवर करेंगे बारीकियों से। इस प्रकार समास के कितने 6 भेद पाए जाते हैं, 6 प्रकार होते हैं। राइट। आगे देखते हैं। समास पढ़ने से पहले 2-3 पॉइंट याद रखा जाता है। एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है? पूर्व पद, और एक होता है क्या? उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद किसे कहते हैं? पूर्व पद किसे कहते हैं? मुख्य पद किसे कहते हैं? और गौड़ पद किसे कहते हैं? 2 पॉइंट देखिएगा, और दोनों पॉइंट को रखते हुए किसी भी शब्द से हम समास की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। पूर्व पद क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण बताया, रसोई घर, याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताया हूँ कि रसोई घर एक उदाहरण था, तो रसोई घर था। तो इसमें रसोई जो है ना दोस्तों, रसोई जो है ना वह पूर्व पद है। क्या है दोस्तों? पूर्व पद है। और उत्तर पद क्या है? घर। घर जो देख रहे हैं ना वह उत्तर पद है, याद रखिएगा।
आगे देखिएगा, अगर इसी को मैं पूर्व पद और उत्तर पद में न ध्यान रख के मैंने मुख्य पद और गौड़ पद में ध्यान रखूं, तो जिस पर ध्यान दीजिएगा क्रिया का मुख्य प्रभाव पड़े उसे हम मुख्य पद कहते हैं, और जिस जो उसमें गौड़ हो तो उसे गौड़। देखिएगा गौड़ इसमें क्या हो जाएगा, घर। घर तो एक आमतौर का घर है, लेकिन वह रसोई के लिए घर है, तो वह मुख्य पद किसका होगा दोस्तों, रसोई। तो इसमें रसोई मुख्य पद होगा और गौड़ पद क्या होगा, घर होगा। इस बात को याद रखिएगा, पूर्व पद रसोई होगा, उत्तर पद जो होगा वो आपका घर होगा। पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद बोलते हैं, और जो लास्ट पद होता है प्यारे उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। आगे देखते हैं पाला समास, ठीक ना, इसको आप बारीकी से देखेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि जो बच जाएगा। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उपसर्ग। क्या है दोस्तों, उपसर्ग। जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, पूर्व पद जो होता है प्यारे उपसर्ग होता है। ठीक, मैं मान ले रहा हूँ आपको उपसर्ग नहीं आ रहा है, तो उपसर्ग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग वे शब्द कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कैसे, देखिएगा, एक मैं शब्द लिख रहा हूँ जन्म, याद रखिएगा मैं एक शब्द लिख रहा हूँ जन्म, और जन्म में आ उपसर्ग जुड़ जाएगा तो आ जन्म हो जाएगा। याद रखिएगा, तो आ क्या है, आ आपका क्या है प्यारे, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। आ इसमें उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है, जन्म है। क्या मूल शब्द है, जन्म है। तो इसी तरह हम याद करेंगे कि जिस भी पद का, जिस भी समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, यथास्थान, यथास्थान ये समास है। पूछ देगा कि यथास्थान में कौन सा समास है, आप कहेंगे कि अव्ययी भाव समास है। किस तरह कहेंगे, तो यथास्थान का समास विग्रह होगा स्थान के अनुसार। क्या होगा, स्थान के अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आस्थान में यथा शब्द जुड़ा है, तो यह जो है यह उपसर्ग हो गया। आजीवन में, जीवन में आ शब्द जुड़ा है तो आजीवन हो गया है। देखिए, दिन में प्रति शब्द जुड़ा है तो प्रतिदिन हो गया है। और यथा समय, समय में यथा शब्द जुड़ा है तो यथा समय हो गया है, मतलब समय के अनुसार हो गया है। तो प्यारे, आप इस आधार पर कहेंगे कि अव्ययी भाव समास में जो ट्रिक इसकी पहचानने का तरीका है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो इसमें आपको उपसर्ग पहले मिलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, इस आधार पे कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है, पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है। इस बात को याद रखिएगा। अव्यय का मतलब होता है जिसका एक निश्चित कोई अर्थ न हो, जिसका कोई भी भाव न मिले, इसे अव्यय बोलते हैं। आगे देखेंगे द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास को पहचानने का तरीका यही है कि यह संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब कि 1 2 3 ऐसे ये मूल भाव को देगा, ठीक है। संख्यावाची जैसे याद रखिएगा, पंचरत्न, पंचरत्न, पंच में रत्न तो आप समझे, रत्न, रत्न के बारे में बात कर रहा है। पंच मतलब 5 रत्नों का समूह। पंचरत्न का जब ये देखिए, पंचरत्न एक समास है, और ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। और द्विगु समास है, इसको हम समास विग्रह करेंगे पंचरत्नों का समूह। तो यहाँ पे पंचरत्न में, रत्न में पंच जुड़ा है, तो पंच क्या है, संख्यावाची है। अब यहाँ पे देखिए पंचवटी में पंच क्या है, संख्यावाची है। राइट प्यारे, यहाँ पे देखिए चौराहा में चौराहा, यहाँ पे देखिएगा राह तो आप जानते हैं, चौ मतलब 4 से है, चौ मतलब किससे है, 4 से है। तो इसमें क्या है, चौ संख्यावाची है। यहाँ पे देखिएगा नवरत्न, नवरत्न में नौ क्या है, संख्यावाची से है। सप्तद्वीप में सप्त क्या है, संख्यावाची अर्थात 7 से है प्यारे। त्रिभुवन में, भुवन तो आप जान ही रहे हैं, त्रि का मतलब 3 से है, 3 भवनों का समूह हो गया। और संत मंजिल, संत मतलब सत मतलब 7 होता है, मंजिल मतलब मंजिलों का समूह। जब 7 मंजिलों का समूह हो तो उसे शतमंजिल कहते हैं। लेकिन जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अगर सभी एग्जाम्पल को आप अपने दिलो और दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा पहला शब्द। पहला शब्द पर ध्यान ले जाइए, ठीक ना। पहले शब्द में देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह, अर्थात 4 शब्द दिया है प्यारे, ये संख्यावाची है। 9 रत्नों का समूह, 9 क्या है, संख्यावाची है। 7 द्वीपों का समूह, 7 क्या है, संख्यावाची है। 3 भवनों का समूह, 3 क्या है, संख्यावाची है। 7 मंजिलों का समूह, 7 क्या है प्यारे, संख्यावाची है। इसी प्रकार 5 वटों का समूह, 5 क्या है, संख्यावाची है। 5 रत्नों का समूह, इसमें 5 क्या है, संख्यावाची है। हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारों, द्विगु समास बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब आशा करते हैं कि आपको द्विगु समास आ गया होगा। आगे देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। द्वंद्व समास होता क्या है,
जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। प्रधान का मतलब मुख्य पद होगा। प्रधान का मतलब दोस्तों क्या होगा? मुख्य पद होगा। मुख्य पद का मतलब है प्यारे कि दोनों की प्राथमिकता पाई जाएगी। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके पहचानने के लिए ट्रिक याद कर ले। इसमें दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा प्यारे। एक ट्रिक है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यही होता है दोस्तों, बीच में लगता है। और एक होता है और। याद रखिएगा, दो शब्द याद रखिए, और या योजक चिन्ह। जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे आप अनुमानतः जब इसको आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए समास जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ है, अभ्यास की चीज़ है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे, एक है योजक चिन्ह और एक है और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। देखिएगा माता पिता, याद रखिएगा माता पिता, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह बीच में प्रयोग हुआ है। राम कृष्ण योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। भाई बहन योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। पाप पुण्य ये योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। और सुख और दुख में भी क्या हुआ है प्यारे? योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ, किसमें? समास विग्रह। एक शब्द बताया समास विग्रह। जब समासिक पद को तोड़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? समास विग्रह बोलते हैं। याद रखिएगा, जब इसको समास विग्रह में तोड़ेंगे तो माता और पिता, मैंने अभी पीछे बताया हूँ कि इसमें और शब्द होता है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, देखिए और शब्द दोनों में मिल रहा है। भाई और बहन, देखिए इसमें भी और मिल गया। पाप और पुण्य, यहाँ भी और मिल गया। सुख और दुख प्यारे, देखिए यहाँ भी और मिल गया। तो हम कहेंगे कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और ये दोनों ट्रिक होती है इसको पहचानने का। दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान देखिए क्यों ना होंगे दोनों पद प्रधान? माता पिता दोनों एक ही व्यक्ति के बारे, दोनों एक ही जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। एक कुल के माता जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पिता भी उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राम कृष्ण दोनों भगवानों ही के बारे में बात कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई बहन, जितना भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना बहन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस आधार पर हम कह सकते हैं दोनों पद क्या होते हैं प्यारे? प्रधान होते हैं। इनके बीच योजक चिन्ह होता है और इन्हें समास विग्रह करने पर इनके बीच में और आता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं अभी बताया हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे, और बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं है, बल्कि कौन पद प्रधान होगा? तीसरा पद की प्रधानता होगी। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान न होंगे, ठीक ना। प्रथम पद भी प्रधान नहीं होगा, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं होगा। कौन पद प्रधान होगा? मतलब तीसरा। दोनों की लड़ाई में तीसरा लेकर जाएगा मजा। यहाँ पे देखिएगा, उसे हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। इसको ऐसे याद रखिए, दोनों झगड़ते रह जाएंगे, तीसरा आनंद लेकर चला जाएगा। आगे देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखने पर सब चीज़ें कन्फर्म होती हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है? दशानन। दशानन, दशानन देखिएगा, सभी बहुत लोगों में ये गलती होती है कि लोग इसको द्विगु समास मान लेते हैं, लेकिन द्विगु समास मत मानिए। यही मैं बताया हूँ कि प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। दशानन को तोड़ेंगे। 10 मुख हैं जिनके, तो 10 मुख किसके हैं भाई? रावण के हैं। याद रखिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात बात किसकी कह रही है? रावण की। तो मतलब तीसरा पद प्रधान हुआ। कौन प्रधान हो गया? रावण प्रधान हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी भगवान, शिव जी के क्या हैं? कंठ नीले हैं। आगे देखिएगा, लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी के बारे में बात कर रहा है। गणेश जी का उदर क्या है भाई? लंबा है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है प्यारे, तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। मतलब ये होता है कि जब इसका आप बहुव्रीहि समास को आप तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो आपको तीसरे के अर्थ में इसका अर्थ मिलेगा। इस आधार पर कहते हैं इसको बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं पॉइंट कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल हो, विशेष्य और विशेषण का मेल हो, उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य मतलब कि विशेषता बताए। विशेषण और विशेष्य का मतलब है कि एक दूसरे की विशेषता बताए, उसे हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे देखिएगा नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल कमल को आप तोड़ेंगे तो याद देखिएगा समास क्या है? नीलकमल। पद क्या है? नीलकमल। नीलकमल, कमल का जब आप संधि विच्छेद इसका क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे
तो वहाँ पे देखिएगा नीला है जो कमल, याद रखिएगा नीला है जो कमल। तो आप देखिएगा यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है कमल, याद रखिएगा यह कमल की विशेषता बता रहा है। वैसे देखिएगा नील गगन, नीला है जो गगन, ये गगन की क्या बता रहा है प्यारे, विशेषता बता रहा है। काली मिर्च, मिर्च के बारे में बता रहा है, लेकिन जो मिर्च क्या है भाई, काली है, उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा पीताम्बर, पीला है जो अंबर, मतलब अंबर के बारे में तो बता रहा है, लेकिन पीत का मतलब यहाँ पे पीला से है, इसकी विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मुख की बात तो बता रहा है, लेकिन मुख की समानता किससे किया है, चंद्रमा से किया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कर्मधारय समास, समास का वह रूप होता है जिसमें विशेष और विशेषण का मेल होता है, और उसे हम लोग प्यारे बोलते हैं कर्मधारय समास। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास, अगला लास्ट और छठवां पॉइंट आप लोग देखिएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है। जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है, और इसी के साथ दोनों पदों के मध्य कारक का लोप होता है। याद रखिएगा हिंदी में कारक 8 होते हैं, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होने में संबंध का के की, फिर इसके बाद संबोधन अहे अरे अये, ऐसे होते हैं। इसको आप अगर इसको नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को याद रखिए, समास पढ़ने से पहले कारक और उपसर्ग दोनों चीज़ों को पढ़ना होता है प्यारे, क्योंकि दोनों चीज़ इससे रिलेटिव होती हैं, कारक और उपसर्ग। तो दोनों चीज़ों को आप पढ़िए। अगर दोनों चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जानकारी है, तो आप समास में थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगी। आगे देखिएगा, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह का लोप होता है। सबसे पहला पॉइंट है कारक चिन्ह का लोप। जैसे यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष, इसी तरह ये बटे होते हैं। जैसे देखिएगा मतदाता, मतदाता में कौन सा समास है, मतदाता में, तो मतदाता में प्यारे क्या है, तत्पुरुष समास है। मतदाता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। किस आधार पे कहेंगे, इसको हम समास विग्रह करेंगे। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला। यहाँ पे देखिए मतदाता में को शब्द है, जो कि कर्म तत्पुरुष का रूप होता है को, और इसी का लोप है। यहाँ पे देखिए मत को देने वाला हो गया, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। उसी तरह देखिएगा गिरहट, गिरह, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, यहाँ पे देखिए को शब्द का लोप था इसमें। यहाँ पे देखिए करण तत्पुरुष का चिन्ह जो होता है, कर्ता ने कर्म को, करण जो होता है वह से होता है या के द्वारा होता है, इसका जो चिन्ह होता है। तो इसको तो हमको पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना है तत्पुरुष समास के बारे में। जैसे जन्मजात में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जैसे जन्म से उत्पन्न, देखिए यहाँ पे से आ रहा है, तो इस आधार पर कहेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, देखिए यहाँ पे से कारक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। गुणहीन हो गया, गुणों से हीन, देखिए यहाँ भी क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस आधार पर प्यारे पूरे आपको मैंने 6 समास बताए, 6 समास को आपने देखा, और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं, पर डे टू पर डे वीडियो चाहते हैं, जो यूपी टेट, सी टेट, अन्य टीचर टेस्ट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी को ध्यान में रखकर ये प्रिपरेशन आपको पहले से कराने की मेरी ध्येय है। तो पहले से अगर होता रहेगा तो आपकी जो भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने पर आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़कर लंबे परिवार की मैं आशा रखता हूँ, लंबा परिवार बने, जिससे नए प्रिपरेशन में नए तरीके से हम लोग करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए अभिषेक एकेडमी के साथ। पुनः मैं एक बार रिपीट करूँगा कि अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपना लंबा परिवार बने, और जैसे हम लोग आगे आपकी सहायता करते रहें। धन्यवाद।